हेलो स्टूडेंट। हम क्लास 7 में सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 11 जंतुओं और पादप में परिवहन में पार्ट ए में हमने जो हमारा इस पार्ट का जो पहला वीडियो था पार्ट ए, उसमें परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ा। परिसंचरण तंत्र में रक्त, कोशिका, हीमोग्लोबिन, इस सब के बारे में हमने जाना। रक्त वाहिनियाँ क्या होती हैं, रक्त स्पंदन दर, परिसंचरण तंत्र का जो व्यवस्था चित्र है उसके बारे में हमने देखा। हृदय का जो है काट चित्र वो देखा हमने, हृदय स्पंदन दर के बारे में जाना। ठीक है, इस तरह से हमने इतना पार्ट ए में पढ़ा था। अब पार्ट जो बी है हमारा इस चैप्टर का, उसमें हम 11.2 जंतुओं में उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। तो जंतुओं में उत्सर्जन, आपको याद होगा कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा किस प्रकार उच्च श्वसन के प्रक्रम के दौरान शरीर से बाहर निकल जाती है। यह भी ध्यान में रखिए कि अपाचित भोजन बहिःश्रेष्ठण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आइए अब हम ये मालूम करें कि अन्य अपशिष्ट पदार्थ शरीर द्वारा कैसे बाहर निकाले जाते हैं। आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि आखिर ये अपशिष्ट पदार्थ आते कहाँ से हैं। चलिए, अब जब हमारी जो कोशिकाएं हैं अपना कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ क्या होते हैं, अपशिष्ट रूप से निर्मुक्त होते हैं। ठीक है, तो अधिकांशतः ये क्या पदार्थ हैं, विषाक्त होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। क्योंकि क्या है, ये विषाक्त होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। और सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ध्यान से पढ़ेंगे यहाँ पे, जो सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको जो बाहर निकालने की क्रिया है, प्रक्रम है, उसे उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर क्या बनाते हैं, उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। तो अब देखेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए। यह किस प्रकार होता है, इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था क्या होती है, रक्त को छानने की क्या होती है, व्यवस्था होती है। यह व्यवस्था वृक्क यानी जो गुर्दे होते हैं, तो गुर्दों में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी और जो हानिकारक दोनों ही प्रकार के क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थ को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में क्या होते हैं, पृथक कर लिए यानी हटा दिए जाते हैं। ठीक है, पृथक कर लिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। वृक्कों से मूत्र वाहिनियाँ से होता हुआ जो मूत्र है वो क्या होता है, मूत्राशय में आ जाता है। और मूत्र वाहिनियाँ नली के आकार की होती हैं। और मूत्राशय में मूत्र संचित जो है, मूत्राशय में क्या होता है, जो मूत्रवाहिनी नली के आकार की होती है। और मूत्राशय में जो मूत्र होता है वो संचित होता रहता है। और मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। चित्र 11.6 में दर्शाया गया है। यहाँ पे देखेंगे आप, जो इस तरह से मानव उत्सर्जन तंत्र में आप सबसे ऊपर की ओर देखेंगे जो है वृक्क आपको दिखाई देगा। उसके बाद पतली सी जो नली आपको दिखाई देगी यहाँ पर, ये आपकी क्या है, मूत्र वाहिनी है। ठीक है, उसके बाद है मूत्राशय और सबसे नीचे की ओर आपको दिखाई देगा मूत्र मार्ग। ठीक है, और लास्ट में आपको जो चित्र दिखाई देगा क्या है, मूत्र रंध्र, इसके द्वारा क्या है, जो है मूत्र का त्याग किया जाता है। यह आपका चित्र 11.6 जो है मानव उत्सर्जन तंत्र का था। अब आगे देखेंगे मूत्र मार्ग का जो है दूसरा सिरा खुला होता है जिसे मूत्र रंध्र कहते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, जो नीचे का सबसे लास्ट का जो सिरा है क्या है, मूत्र रंध्र है। और इसकी जगह क्या होता है, और जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। वृक्क, मूत्र वाहिनियाँ, मूत्राशय और मूत्र मार्ग सम्मिलित रूप से क्या है, उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है। और मूत्र में 95 यानी 95% जल होता है और 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य जो अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो उत्पाद होते हैं। चलिए, यह हम सभी का अनुभव है कि गर्मियों में हम पसीना यानी जो स्वेद आता है, स्वेद में जल और लवण होते हैं। ठीक है, जो पसीना होता है उसमें क्या होता है, जल और लवण होता है। बुद्धों ने देखा कि गर्मियों में के दिनों में प्रायः पसीने के कारण कपड़ों में शरीर सफ़ेद क्या होते हैं, धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो विशेषकर उन स्थानों में जहाँ अधिक पसीना आता है, ये धब्बे जो पसीने में उपस्थित लवणों के कारण बनते हैं। ठीक है, जो धब्बे होते हैं वो क्या होते हैं, पसीने में क्या होता है, जल और लवण दोनों होता है। लेकिन जो पसीने के कारण धब्बे किस कारण बनते हैं, जो लवण होता है उसके कारण ये
धब्बे बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्या स्वेदन या पसीना आने का क्या कोई विशेष प्रयोजन होता है? हम जानने के लिए मिट्टी से बने घड़ों में रखा पानी ठंडा हो जाता है। इसका कारण यह है कि घड़ों के छिद्रों से घिसकर पानी उनकी बाहरी सतह पर आ जाता है। जब यह पानी वाष्पित होता है तो घड़े में बचा शेष पानी ठंडा होता जाता है। ठीक इसी प्रकार पसीना भी हमें अपने जो शरीर को है ठंडा बनाए रखने में सहायता करता है। चलिए अब आगे देखते हैं 11.3 पादपों में पदार्थों का परिवहन। अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि पौधों यानी जो पादप होते हैं अपनी जड़ों द्वारा मृदा से जल और खनिज पोषकों का अवशोषण करके उन्हें पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। पत्तियां जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा पौधे के लिए भोजन बनाती है। अध्याय 10 में आपने यह भी पढ़ा कि सभी जीवों का भोजन उनके क्या है, उनके लिए ऊर्जा का स्रोत है। जो सभी जीवों का भोजन होता है उनका ऊर्जा का स्रोत है तथा जीव की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। कोशिकाएं इस ऊर्जा का उपयोग जीवन के मूल क्रियाविधियां यानी जो कार्य करते हैं, जो भी कार्य करते हैं उसके लिए ऊर्जा की जरूरत होती है और यह ऊर्जा हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, जिसके लिए हमें भोजन, जल, ये सभी चीज़ों का क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। चलिए तो जो है इस ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूल क्रियाविधि को संपादित करने में करती हैं। अतः यह आवश्यक है कि जीव की प्रत्येक कोशिका को भोजन उपलब्ध कराया जाए। क्या आपने कभी इस प्रश्न का पर विचार किया है कि पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा पोषक तत्व पत्तियों तक किस प्रकार पहुंचाए जाते हैं? पौधों के वे भाग जो भोजन नहीं बना सकते, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? चलिए अब देखते हैं आगे। तो जल और खनिजों का जो है परिवहन, जल और खनिजों का परिवहन उसके बारे में पढ़ते हैं। पादप मूलों यानी जड़ों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। मूलों में क्या होते हैं, मूल रोम होते हैं, ठीक है। तो मूलों में मूल रोम होते हैं। वास्तव में मूल रोम जल में घुले हुए खनिज पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मूल रोम जो है मृदा के कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। चित्र 11.7a में आपको दर्शाया गया है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जल किस प्रकार मूलों से पत्तियों तक पहुंचता है? पादपों में किस प्रकार परिवहन तंत्र पाया जाता है? चलिए आगे पढ़ते हैं। जी हाँ, बूझो सही है। पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं से बनी होती है जो संवहन ऊतक बनाती हैं। तो ऊतक क्या है? कोशिकाओं को वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है, ठीक है। तो ऊतक क्या है? कोशिकाओं का वह समूह है जो जीव या किसी कार्य में विशेष संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है तो उसे क्या है, जाइलेम दारू कहते हैं, ठीक है। जाइलेम यानी दारू कहते हैं। चित्र 11.7a में चित्र दर्शाया गया, देखेंगे हम। जाइलम चैनलों यानी नलियों का सतत जाल बनाता है जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है और इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का संवहन जो है थोड़ी जल का परिवहन करता है। चित्र 11.7b में दर्शाया गया है। आप जानते हैं कि पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती है। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है जिसे फ्लोएम यानी पोषवाह कहते हैं। यहाँ पे देखिए चित्र में आपको जो है जाइलम यानी दारू है उसका चित्र दिया गया है और नीचे की तरफ आपको दिया गया है यहाँ पे कि जो है 11.7 में जल और खनिजों का परिवहन। ए में देखें मूल की एक भाग है और बी में है आप किसी वृक्ष में, ठीक है। इस तरह से दिया गया, आपको देख लेना है। आगे देखेंगे इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं। आप क्रियाकलाप 11.3 में देखेंगे हम इस क्रियाकलाप के लिए एक कांच का गिलास, पानी, लाल स्याही व एक कोमल साकी या पौधे की टहनी, उदाहरण के लिए हम बालसम भी ले सकते हैं। वह एक ब्लेड की आवश्यकता होगी। गिलास को 1/3 पानी में भरें, ठीक है। तो उसमें कुछ बूंदे आपको क्या करनी है, लाल स्याही डालना है। एक कोमल साकी पौधे की टहनी के आधार पर एक ब्लेड की सहायता से आपको काट कर गिलास में, जैसा कि चित्र 11.a में आपको दर्शाया गया है, अगले दिन इसका आपको अवलोकन करना है, ठीक है। इस तरह से जो है चित्र दिया गया रंगीन पानी में रखी गई साकी पौधे की टहनी। अब देखेंगे जो चित्र 11.8 में आपको बी में देखेंगे पानी तने में ऊपर की ओर जो है चढ़ता है, ठीक है। जो तना है
उसमें से जो है पानी, जो रंगीन पानी हमने बना के उसमें पौधे को डाला था, तो क्या होता है वो पानी जो है तने से ऊपर चढ़ता है। फिर जो तने का जो अनुप्रस्थ काट है जो लाल रंग के बिंदु प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे देखेंगे चित्र में, ठीक है। इस तरह से तने से जो है पानी चढ़ता है और जो उसके जो तने का अनुप्रस्थ है वो काट में देखिए यहाँ पे लाल रंग की जो है आपको बिंदु दिखाई देंगे। क्या शाकीय पौधे की टहनी का कोई भाग लाल रंग का दिखाई देता है? टहनी को अनुप्रस्थ काटिए तथा इसके अंदर लाल रंग का अवलोकन कीजिए। अब आप देखेंगे वाष्पोत्सर्जन। कक्षा 6 में आपने पढ़ा कि जो पादप होते हैं वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त करते हैं और पादप मृदा से खनिज, पोषक तत्व और जल को अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन का प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से चूषण यानी अभिकर्षण यानी खिंचाव विकसित हो जाता है। यह वैसे भी जैसे आप स्ट्रो से जल का चूषण करते हैं। विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण यानी खिंचाव इसी प्रकार होता है और वाष्पोत्सर्जन में जो है पादप को ठंडा रखने में भी सहायक होता है। यहाँ पे आपको प्रमुख शब्द दिए गए, इन सभी की जो है परिभाषाएं आपको चैप्टर में से मिल जाएंगी। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर जो है 11 जंतु और पादप में परिवहन कंप्लीट होता है।